सोनपुर एक रहस्यमय और गुप्त गांव था। इस गांव में सोना ही सोना था। गांव पर शैतान का राज था। शैतान तलवार की नोक पर गांव वालों से काम करवाता था। शैतान के चेले चाबुक से मजदूरों को मारा करते थे। फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। अगर एक भी रुका तो तुम लोगों की चमड़ी छील दूंगा। हम सब पर थोड़ा तो रहम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब जब तुम काम पूरा करोगे तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। ये हमारे आका का हुक्म है, तो जुबान चलाने से ज्यादा हाथ चलाओ अपने। चाबुक की आवाज गूंजती और मजदूर डर के मारे काम करने लगते। शैतान की फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। कुछ सोना पिघलाकर उससे सोने की ईंटें बनाते थे और कुछ सोने की ईंटें यहाँ से वहाँ ले जाते थे और सभी पर पहरा देते थे शैतान के बेरहम चेले, जो उन्हें चाबुक से मारा करते थे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमें इस कैद से आजाद करो। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा राज है, मेरा। तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है बुढ़िया। हे महाबली हनुमान, इस शैतान को इसके किए की सजा दे। कृपा करो हनुमान। बूढ़ी औरत की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची। मेरे भक्त संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी। हनुमान जी ने एक युवक का रूप लिया और उड़ते हुए सोनपुर आ पहुँचे। वो मजदूरों के बीच शामिल हो गए। शैतान का एक चेला बूढ़ी औरत पर चाबुक चलाने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसका चाबुक रोक लिया। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ। बूढ़ी अम्मा को क्यों मार रहे हो? उनकी उम्र देखकर तुम्हें तरस नहीं आता क्या? अरे हम शैतान के चेले हैं, हमें किसी पर तरस नहीं आता, ना उस बूढ़ी औरत पर और ना तुम पर। शैतान के चेले ने हनुमान जी पर चाबुक बरसाना शुरू कर दिया। हनुमान जी हंसते हंसते चाबुक की पीड़ा सहने लगे। अरे रे, रुक जाओ, जान लोगे क्या उस बच्चे की? रुक जाओ, शैतान कहीं के। अरे चुपचाप अपना काम करो। हाँ, सब काम कर रहे हैं, तुम उसे मत मारो। ठीक है ठीक है। शैतान का चेला वहाँ से चला गया और सारे मजदूर काम करने लगे। बूढ़ी औरत युवक के पास गई। बेटा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उस नास पीटिए ने कितना मारा है तुम्हें, शैतान कहीं का। कोई बात नहीं अम्मा, कम से कम आप बच गईं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक तू है और एक मेरा बेटा। खैर छोड़, काम कर। बूढ़ी औरत सोने की ईंटें उठाने लगी। हनुमान जी भी उसी के साथ जुड़ गए। अम्मा, आप यहाँ कैसे पहुँची? अब क्या बताऊं, मैं बूढ़ी हो गई थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई थी, तो उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक मैं गांव-गांव भटकती रही और फिर रात के अंधेरे में शैतान के चेले मुझे यहाँ ले आए। अरे भैया, मेरे साथ भी यही हुआ था। रात के अंधेरे में घर के आंगन में सोया था और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। तो ये माजरा है। हनुमान जी ने पूरा दिन मजदूरों के साथ काम किया और रात को वो उनके बीच ही सो गए। पर जैसे ही उन्हें आहट सुनाई दी, वो उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा कि सारे शैतान के चेले एक साथ बैठे थे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता
लगता है मरने आया है। इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। अब किसकी मौत होगी ये तो प्रभु श्री राम ही बता सकते हैं। अरे इस राम भक्त की हड्डियां तोड़ दो। शैतान के 2 चेले युवक की ओर बढ़ते हैं। युवक हवा में उड़ते हुए शैतान के चेलों पर हमला करता है। हैं? ये कैसा जादू है? जादू नहीं, प्रभु श्री राम की भक्ति है। हैं? क्या मतलब? युवक हनुमान जी में बदल जाते हैं और हनुमान जी अपने बड़े से गदे से शैतान के चेलों को पीटने लगते हैं। बहुत अत्याचार किया तुम लोगों ने, अब तुम्हें तुम्हारा दंड तो मिलेगा ही। और ये सब हमने अपने आका की आज्ञा से ही किया है। हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। इस पाप के लिए ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना तुम्हारे आका को। हनुमान जी ने अपने गदे से हर चेले के सर पर मारा और वो सब जमीन में धंस गए। तुम्हारे लिए यही सजा है, कीड़े मकोड़े तुम्हें काट काट कर खा लेंगे। हनुमान जी वहाँ से उड़कर शैतान के पास पहुँचे उठ जा पापी, और उसे उठाकर उसे पीटने लगे। तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना? सोना चाहिए तुझे? हनुमान जी ने उसके कमरे से एक सोने का खंभा उखाड़ लिया और उसी खंबे से शैतान को पीटने लगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने इतने सारे मासूमों की जिंदगी खराब की है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी ने शैतान के सिर पर मारकर उसे भी जमीन में धंसा दिया। शैतान माफी मांग रहा था, पर उन्होंने उसे माफ नहीं किया। फिर हनुमान जी मजदूरों के पास लौटे। सारे मजदूर सो रहे थे। हनुमान जी ने सभी को उठाया और बादलों में उड़ने लगे। हनुमान जी ने हर गरीब मजदूर को उसके घर छोड़ा, सिवाय उस बूढ़ी अम्मा के। उस बूढ़ी अम्मा को हनुमान जी ने एक आश्रम के आंगन में छोड़ा और वहाँ से चले गए। सुबह जब बूढ़ी अम्मा की नींद खुली तो वो हैरान थी। मैं यहाँ कैसे पहुँची? महाबली हनुमान जी की कृपा से इस आश्रम में सभी उन्हीं की मर्जी से होता है। जय हनुमान। हनुमान जी ने अपने भक्त की भी रक्षा की और सारे पीड़ितों को भी उनके घर पहुंचा दिया। शैतान और उसके चेले अभी भी जमीन में धंसे हुए हैं। लगता नहीं कि वो कभी जमीन से बाहर निकल पाएंगे। हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और सभी की खुशी देखकर हनुमान जी खुद भी मुस्कुराए। जय श्री राम। ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर के छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उसके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथीदारों ने ये आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चुराकर बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में रख रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें नौकरी से तुरंत ही निकाला जाता है। ये तो हमारे दयालु होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बातें रूपा से कही। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे। वो अपने मन की मनमानी नहीं कर पाते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा, वहीं जाकर कुछ उपाय मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा, वहाँ चलकर हम कोई छोटी मोटी चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा करेंगे।
बिल्लू और रूपा दोनों ही अपने उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहां ना तो उनके घर का कोई ठिकाना था, ना ही किसी कारोबार का। गांव जाते ही सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के सबसे पुराने पवित्र मंदिर में दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपनी माँ के साथ आया करता था, तब से ये मंदिर वैसा का वैसा ही पवित्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर मंदिर के कोने में रखे एक शीशे पर पड़ी, जो हल्की सी रात को चमक रही थी। रूपा, वो देखो, मंदिर के उस कोने में शीशा रखा हुआ है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है और ना ही कोई जगह, हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम? उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाता है, वहाँ एक जोर सी बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है। शीशा बिल्लू के हाथ से छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रूपा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। रूपा और बिल्लू मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप के कारण कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद छुटकारा मिला है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के निवासी थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे की नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है, तो वो तुरंत ही शीशे की चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन उसमें कैद कैसे हुई आप? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हुई। चलो, मैं तुम्हें जादुई शीशे की नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हम वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम दोनों पति पत्नी का मन बहुत साफ है। सबसे पहले तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पे लगाओ और तुम फौरन उस शीशे की दुनिया में चले जाओगे। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने उस शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर खींचे चले गए। उन्हीं के साथ बुजुर्ग अम्मा भी चली गईं। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब कुछ शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी और कई सारे अपराध किए हैं। इसी वजह से मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ पर निकाले हैं। बिल्लू को बुजुर्ग अम्मा के शीशे के इंसाफ की बात सुनकर अपने शहर में चोरी के इल्जाम की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं शहर लेकर जा सकता हूँ? मैंने अपनी मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गंवा दी। और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ,
तुम इसे अवश्य ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है? तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम तुरंत असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई अपराधी अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी, वो तभी बाहर आएगा। हमें ये चीजें मंजूर हैं। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया, दोनों अपने असल दुनिया में वापस आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर फिर से शहर में अपने बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है, पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को शीशे के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस शीशे के सामने हमें क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी ही तो बात है। जैसे ही वो दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं, तुरंत ही उस शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब ये बाहर कैसे आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। मेरा सर तो फटा जा रहा है। चारों तरफ शीशा देखकर हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ही शीशे के गांव में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, दोनों तुरंत ही असल दुनिया में वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है। हमने ही वो बर्तन चुराकर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे के गांव की सजा हमारे लिए काफी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बिल्लू, और तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे की दुनिया ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू ने उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखना शुरू कर दिया और बर्तन की दुकान पर फिर से काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा। यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे।
इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना, जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगनी के निवासी हो, तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है, मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे, सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता, उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें, हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन, इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने, हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं, अब तुम हम में से ही एक हो, तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का, जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर।
हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे।